तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता ही था कि हम जो है यहाँ पर पढ़ रहे थे और क्या पढ़ रहे थे हम जीएस का फाउंडेशन बैच हम यहाँ पर कवर करके चल रहे थे जिसमें मैंने आपको दो टॉपिक्स कवर कराए थे। छोटे छोटे टॉपिक है, अभी हम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सारे टॉपिक्स यहीं से आते हैं। आज हम जानेंगे कि जो भारत है ना, भारत है स्पेशली अगर आप बात करें आधुनिक भारत, क्योंकि भारतीय इतिहास के तीन टॉपिक होते हैं आपको पता है, तीन हिस्से हैं। प्राचीन भारत, फिर आता है आपका मध्यकालीन भारत जिसे आप कहते हैं, और फिर आता है आपका सबसे मॉडर्न भारत, है ना, जो आधुनिक भारत है। तो आधुनिक भारत की जो भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं आज हम उसके बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्त। बाकी आपको क्या रखना है यहाँ पर, थोड़ा सा याद रखना है। चलिए दोस्त, तो सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता चलूंगा मैं, एक एक पॉइंट को आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप हर पॉइंट को लिखें। जैसे सबसे ज्यादा जो सवाल आजकल पूछा जा रहा है ना इतिहास की घटनाओं में, पहला ही सवाल आप लिखना। पहला सवाल पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। आपको पता है भारत की सबसे पुरानी जो पार्टी है वो है आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो पहला सवाल है वो तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, जिसे आज के समय में आप इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। और इसका जो आज के समय में चुनाव चिन्ह है वो हाथ है। पहले इसका चुनाव चिन्ह क्या होता था, दो बैल, याद रखना। पहले इसका चुनाव चिन्ह दो बैल था। आज के समय में जो इसका चुनाव चिन्ह है वो है हाथ, है ना। इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई, कई बार एसएससी में भी डीएसएसबी में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने की थी ये भी आप याद रखिए, ए ओ ह्यूम, है ना, नाम याद रखना, ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और कहां पर, बंबई में, ये भी आप याद रखना, कहां पर स्थापना की थी, बंबई में। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, पेपर में यही पूछ लेता है बस कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और किसने इसकी स्थापना की थी। यही सवाल पेपर का वन ऑफ द फेवरेट सवालों में एक माना जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपसे पूछ सकता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, है ना। ये आपसे सवाल पूछ लेता है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था, ठीक है, वो बाद की बात है, पर फिलहाल अगर हम फैक्चुअल पढ़ें तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1905 के अंदर हुआ था दोस्त, है ना। बंगाल का विभाजन 1905 के अंदर हुआ था, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो दो हिस्सों में हुआ था। एक तरफ था पूर्वी बंगाल, याद रखना, एक तरफ पूर्वी बंगाल था और दूसरी तरफ था आपका पश्चिमी बंगाल, ये भी आपको याद रखना है। एक तरफ पूर्वी बंगाल था, एक तरफ आपका पश्चिमी बंगाल था। पूर्वी बंगाल में असम वाला प्रांत भी हिस्सा शामिल था इसमें। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखनी है कि इस विभाजन के खिलाफ, इसी विभाजन के खिलाफ ना एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था इसके विरोध में, है ना। विभाजन के खिलाफ, विभाजन के विरोध में एक आंदोलन हुआ था। बार बार आजकल आपसे पूछा जा रहा है, जिसे हम कहते हैं बंग भंग, है ना, बंग भंग आंदोलन, है ना। याद रखना क्या कहते हैं इस आंदोलन को, बंग भंग आंदोलन कहते हैं। यहां पर बंग का मतलब है बंगाल और भंग का मतलब विभाजन। तो बंगाल के विभाजन के खिलाफ, बंग मतलब बंगाल और भंग मतलब उसका विभाजन, तो बंगाल के विभाजन के खिलाफ ही ये आंदोलन आपका हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना है। और ये आंदोलन भी आपका कब हुआ था, 1905 के अंदर ही हुआ था। तो 1885 एओ ह्यूम आप याद रखेंगे, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अगला महत्वपूर्ण संगठन है, तीसरा महत्वपूर्ण जो मुद्दा आया है इतिहास में, दैट इज मुस्लिम लीग। आपको पता है कि आजादी से पहले, आजादी से पहले या विभाजन से पहले मुस्लिम समुदाय के इस हित में काम करने वाली सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, आपकी मुस्लिम लीग थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पाकिस्तान की मांग भी मुस्लिम लीग ने ही की थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, किसने की थी ये भी आप लिख लेंगे। एक तो इसकी स्थापना की थी किसने, सलीम सलीम उल्ला खां, याद रखना, सलीम उल्ला खां ने इसकी स्थापना की थी। प्लस प्लस याद रखना आगा खां। तो दो व्यक्ति हैं, आगा खां और सलीम उल्ला खां। ठीक है, आप खान भी लिख सकते हैं। चलिए भाई, इतनी बात समझ में आई आपको या नहीं आई, आप कहेंगे बिल्कुल सर यहां तक हमें समझ में आ गई है। हालांकि इसकी स्थापना कहां हुई थी, अगर पेपर में आपसे ये पूछ लिया जाए तो याद रखना इसकी स्थापना हुई थी ढाका में।
और ढाका कहाँ पर है? आप कहेंगे सर आज के समय बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका क्या है? कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश जो है आपकी वो ढाका है। आपसे पूछ ले टका कहाँ की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की। टका जो मुद्रा है ना, टका, टका बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर मैं इससे आगे आपको 2-3 क्वेश्चन और बढ़िया बढ़िया बताऊंगा इसी क्लास के अंदर। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं चलता हूँ आगे, चौथी महत्वपूर्ण घटना के बारे में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं फोर्थ महत्वपूर्ण घटना दोस्त। फोर्थ जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो हुआ आपका रोलेट एक्ट, है ना, जिसे आप काला कानून भी कहते हैं दोस्त, है ना। ये कौन सा एक्ट है? रोलेट एक्ट। ठीक है, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट का मतलब क्या है भाई? रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? बहुत सारे सवाल रोलेट एक्ट से बनते हैं। तो रोलेट एक्ट जो है वो 19 मार्च, याद रखना 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया था अंग्रेजी सरकार ने। इसे ही काला कानून भी कहते हैं, इसे ब्लैक लॉ कहते हैं, काला कानून। क्योंकि इस कानून के तहत अंग्रेजों ने क्या किया था? इन्होंने एक रूल बनाया था कि हम किसी भी व्यक्ति को, ध्यान से सुनना, हम किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? सिर्फ शक के बिना पर नजरबंद कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। ना तो वो अपील कर सकता है, याद रखना, ना तो वो अपील कर सकता है, ना कोई दलील दे सकता है, ठीक है दोस्त, और ना कोई वकील कर सकता है। इसलिए इस कानून को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून भी कहते हैं। स्टार लगा लेना इस बात पे। गांधी ने इस कानून का विरोध किया था, आपको पता है। ठीक है, एक और चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि रोलेट एक्ट के खिलाफ ही, इसे बनाया किसने था रोलेट एक्ट को? तो ये भी आप याद रखेंगे, सिडनी रोलेट नाम के व्यक्ति ने कानून बनाया था, सिडनी रोलेट, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रोलेट एक्ट। तो सिडनी रोलेट का नाम आप याद रखेंगे। इसी के खिलाफ, है ना, इसी कानून के खिलाफ ना, इसी कानून का विरोध किया था भारत में। कहां पर हुआ था ये विरोध? हुआ था पंजाब के अमृतसर वाले इलाके में। याद रखना, पंजाब का जो अमृतसर वाला इलाका है, अमृतसर में एक जगह है जिसे हम कहते हैं जलियांवाला बाग, है ना, जलियांवाला बाग। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग के अंदर क्या हुआ था? याद रखना, यहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, और लोग इकट्ठा हुए थे किसका विरोध करने के लिए? रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए यहां पर लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग के अंदर। और एक चीज आपको याद रखनी है कि यहां पर जो लोग इकट्ठे हुए थे उन पर अंग्रेजी सरकार के जनरल डायर ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी सरकार के जनरल डायर ने क्या चला दी थी? गोलियां चलवा दी थी, याद रखना, गोलियां चलवा दी थी, जिसमें अप्रोक्सीमेटली, है ना, 1000 के आसपास लोग क्या हो गए थे? मारे गए थे। तो किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने। इसी हत्याकांड को, इस हत्याकांड को क्या कहते हैं दोस्त? याद रखना, इसी हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जनरल डायर को किसने मारा था? किस स्वतंत्रता सेनानी ने, है ना, जनरल डायर को मारा था? ये भी आपको याद रखना। ऊधम सिंह का नाम आपको यहाँ पे याद रखना हमेशा के लिए। ठीक है, ऊधम सिंह का नाम यदि आप याद रखेंगे तो भी इंपॉर्टेंट सवाल आपका ये बन जाता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बता दिए एक के अंदर। अब आ जाते हैं अगला, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे लिख लेना, यहां से भी सवाल कई बार पेपर में आया है। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा आगे चलें कॉन्सेप्ट नंबर 5 की तरफ। पांचवी जो महत्वपूर्ण घटना हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, है ना, तो उसके सन लिख लेना, 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था वो कांड, है ना, वो मैं आपको पिछली स्लाइड में बताना भूल गया, आप लिख लेना। यहां पर हुआ था जलियांवाला बाग, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऐसे लिख लेना। चलो, अब आ जाते हैं अगली महत्वपूर्ण घटना पर, है ना। अगली सबसे ही महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों खिलाफत आंदोलन। इसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा, मैं बताऊंगा। खिलाफत आंदोलन जो था वो भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था, ताकि तुर्की के खलीफा को वापस उसकी गद्दी पर बैठाया जा सके। याद रखना, भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। कब स्टार्ट हुआ था? 1919 में हुआ था, ताकि खिलाफत को, याद रखेंगे, खिलाफत आंदोलन इसलिए ताकि खिलाफत को दोबारा पुनः स्थापित किया जा सके, पुनः स्थापित किया जा सके, ये आपको याद रखना है। तुर्की में खलीफा के शासन को पुनः ला सके। याद रखना, खलीफा होते हैं पैगंबर मोहम्मद के संदेशवाहक। तो तुर्की की सरकार ने, टर्किश गवर्नमेंट ने क्या किया था? खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था, और इस रीजन से भारतीय मुसलमानों ने दोबारा से खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने के लिए इस आंदोलन को चलाया था। और इस आंदोलन में 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इस आंदोलन के बड़े नेता थे। एक ही बार में आपको उनका नाम याद हो जाएगा। एक व्यक्ति का नाम था मोहम्मद अली, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे व्यक्ति का नाम था शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है दोस्त, ये याद रखना है, दोनों व्यक्तियों ने क्या किया था? इस आंदोलन को दिशा निर्देश दिए थे। ठीक है भाई,
चलिए यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक, अब आ जाते हैं गांधी। गांधी ने एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया था। आपसे पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि भाई असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ फैक्ट आपको याद रखने, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था आपका? ये 1 अगस्त लगभग 1920 को ये स्टार्ट हुआ था। इसे स्टार्ट करने वाले कौन थे? गांधी थे इसे स्टार्ट करने वाले, हमें पता है। जिसमें गांधी ने, इसे नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। जिसमें गांधी ने कहा कि हमें लोगों का, इनका अंग्रेजों का बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना है। छात्रों ने इस आंदोलन में क्या किया था? स्कूल जाना बंद कर दिया था। वकीलों ने कोर्ट में जाना बंद कर दिया था। इसी आंदोलन के अंदर किसानों ने टैक्स देना बंद कर दिया था। वनवासियों ने वन कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। बहुत सारी चीज इस असहयोग आंदोलन के अंदर हुई थी। ठीक है, फिर इस असहयोग आंदोलन को समाप्त कब किया गया? गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त किया था। कब किया था याद रखना? 5 फरवरी, 5 फरवरी 1922 को गांधी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया था। जस्ट आप कहेंगे लगभग 2 साल बाद। क्यों किया था? उसके पीछे एक बड़ी घटना है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, याद रखना, एक बड़ी घटना है जिसे हम कहते हैं चोरी चोरा हत्याकांड। याद रखना, चोरी चोरा जो कांड हुआ था उसके कारण 1922 में। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये इस कांड में हुआ क्या था। चोरी चोरा जो जगह है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, याद रखना, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास यानी यूपी में ये जगह है। ये भी आपको याद रखनी है। इस घटना में हुआ क्या था कि जो ये असहयोग आंदोलन में शामिल कुछ लोग थे, या फिर आपके इस असहयोग आंदोलन के नाम पर कुछ लोगों ने क्या किया था, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। और आपको पता, जैसी पुलिस स्टेशन में आग लगाई तो कुछ पुलिस वाले उसमें क्या हो गए, आप कहेंगे आग की चपेट में आए। तो इससे हिंसा हुई। और गांधी के हर आंदोलन की रीढ़ क्या रहती थी? अहिंसा। भाई गांधी के हर आंदोलन की जो रीढ़ रहती थी वो अहिंसा रहती थी। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही गांधी ने हिंसा देखी तो उन्होंने क्या कर दिया, इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो अगर आपसे पेपर में पूछ ले असहयोग आंदोलन को किस हत्याकांड के बाद समाप्त किया था गांधी ने, तो चोरा चोरी कांड आपको याद रखना है। ठीक है दोस्त, यहां तक इंपोर्टेंट सारी इंसिडेंट्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट इंसिडेंट्स ही आपको यहाँ पर याद रखने होते हैं। ठीक, उसके बाद अगर थोड़ा सा आगे चलें, है ना, इसके बाद अगर थोड़ा सा भी हम आगे चलें तो हमें दिखाई देगा यहाँ पर अगला महत्वपूर्ण इंसिडेंट। ठीक है दोस्त, अगला महत्वपूर्ण इंसिडेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, स्वराज पार्टी। आपसे स्वराज पार्टी के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि कई बार सवाल आजकल पेपर में देखने के लिए मिल रहा है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को किसने? मोतीलाल नेहरू ने। एक तो है ना, इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, प्लस मोतीलाल नेहरू के साथ चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास ने क्या किया था आप याद रखना, इस पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी स्वराज मांगती थी और इसकी स्थापना इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही हुई थी। याद रखना, आईएनसी की एक ब्रांच कह सकते हैं आप इस पार्टी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक शाखा, एक ब्रांच आप मान सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मोतीलाल नेहरू से संबंधित एक सवाल पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। वो सवाल क्या है उसको समझ लीजिए। नेहरू रिपोर्ट। ठीक है दोस्त, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट किसने दी थी? मोतीलाल नेहरू ने दी थी। ठीक है, कब दी थी? अगस्त 1928 में उन्होंने रिपोर्ट दी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, मोतीलाल नेहरू अलग है, जवाहरलाल नेहरू अलग है, दोनों के बीच में क्या संबंध है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दोस्त। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको? ठीक है जी, चलिए यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सबसे ज्यादा जो सवाल पेपर में आजकल पूछा जा रहा है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि जो गांधी इरविन समझौता है ना, गांधी इरविन समझौते पे सवाल बड़ा आ रहा है पेपर में, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन जो समझौता है वो इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था ये समझौता याद रखना, 4 मार्च को हुआ था ये समझौता, 1931 में हुआ था। ये समझौता किस किस के बीच में हुआ था? इस नाम के अंदर ही छुपा हुआ है। इरविन, इरविन उस समय क्या थे? हमारे वॉयसरॉय थे, है ना, जो कि अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। कब हुआ था ये भी मैंने आपको बता दिया, 4 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था। इस समझौते के माध्यम से गांधी ने जो
आंदोलन चलाया था अपना, जिसे आप नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, दांडी मार्च भी कह देते हैं, या फिर उस आंदोलन का असली नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें गांधी ने क्या किया था, नमक कानून को तोड़ा था, है ना, दांडी मार्च की थी, वो यही आंदोलन है। तो गांधी ने अपने इस आंदोलन को समाप्त कर लिया था, या फिर आप कहेंगे वापस ले लिया था। किस किस समझौते के माध्यम से? गांधी इरविन समझौते के माध्यम से। और याद रखना, इसी समझौते के माध्यम से भारतीयों को नमक बनाने की आजादी मिली थी। याद रखना, भारतीयों को नमक बनाने की जो आजादी मिली थी वो इंपॉर्टेंट है। नमक बनाने की आजादी भी भारतीयों को इसी ही के माध्यम से मिली थी, गांधी इरविन समझौते के माध्यम से। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी ने इसी समझौते के बाद वापस ले लिया था। तो उम्मीद है आपको सारे इंपोर्टेंट समझ में आ गए होंगे दोस्त। ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा ये पूछे जा रहे हैं। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, दो इंसिडेंट्स को और समझेंगे, बस मैक्सिमम दो इंसिडेंट और। ठीक है, क्योंकि एकदम से सारा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, अब यदि आपसे पूछ ले कि साइमन कमीशन के बारे में, सर साइमन जिसके अध्यक्ष थे, साइमन कमीशन, है ना, वो भारत में आया था, आपको पता है। इसी साइमन कमीशन के खिलाफ साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। साइमन गो बैक, ये नारा जो है साइमन कमीशन के खिलाफ दिया गया था, ये महत्वपूर्ण इंसिडेंट है। और साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये भी आपको याद रखना है, 3 फरवरी, है ना दोस्तों, 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, इसके विरोध में इंपोर्टेंट ये है कि आपने लाला लाजपत राय का नाम सुना होगा दोस्तों, लाला लाजपत राय, है ना। लाला लाजपत राय जो थे, इन्होंने इसका विरोध किया था, और इन पर क्या हुई थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें इनकी मृत्यु भी हो गई थी, लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, ये ऑब्जेक्टिव मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने आपको यहाँ पर साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा बता दिया, जितना पूछा जाता है ना। अगला इंपोर्टेंट जो टॉपिक यहाँ पर बनता है उसको भी आप समझ लो। ठीक है, चलिए, है ना, जैसे मैंने अभी बात की थी आपकी नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के बाद कौन सा समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इसे आप चाहे तो नमक सत्याग्रह कह लीजिए, या फिर आप इसे दांडी मार्च कह लीजिए, है ना, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर, या फिर आप इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कह लीजिए, तीनों एक ही थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये तीनों क्या थे दोस्त, एक ही चीज है। कब से कब तक हुआ था ये आपको याद रखना, 12 मार्च जब ये यात्रा शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू हुई थी, और 5 अप्रैल तक, याद रखना, 5 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली थी। 12 मार्च को गांधी ने अपने आश्रम से लेकर, है ना, गुजरात में साबरमती आश्रम, गांधी के आश्रम का नाम क्या था, साबरमती आश्रम, अपने आश्रम से लेकर गांधी ने कहां तक की यात्रा की थी, समुद्र के किनारे गांधी गए थे, और समुद्र के पास एक जगह थी दांडी, दांडी नामक जगह तक गांधी गए, इसलिए से दांडी मार्च कहते हैं। यहां जाके गांधी ने क्या किया था, नमक बनाया था, जो कि आपको पता है नमक बनाना एक कानून के खिलाफ है, नमक बनाना एक कानून के खिलाफ है, जो कि अंग्रेजों ने बनाया था कि भारतीय नमक नहीं बना सकते। लेकिन गांधी ने यहां पर क्या किया था, कानून को तोड़ा था। गांधी ने यहां पर क्या किया था दोस्त, कानून को तोड़ा था। ये चीज आप यहां पे क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक, यहां तक आप सभी को बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताइए दोस्त। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा यदि आप इस सीरीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर जुड़ना।